हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे जहाँ तक सेक्शन 4 था उसको फिनिश अप करने के बाद हम सेक्शन 5 की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा कि लास्ट सेशन को फिनिश अप करते हुए मैंने कहा था कि जो अपकमिंग सेशन होगा यानी कि ये वाला सेशन, इसमें हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का पहले तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं? डिपेंडेंट ब्रांचेस की ठीक ऑपोजिट ब्रांचेस होती हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस में ब्रांच कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है, लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में ब्रांच जो है कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं कर सकती। ब्रांच अपनी डिसीजन खुद ले सकती है, अपनी पॉलिसी खुद बना सकती है, अपने क्या बोलते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क को खुद बना सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो अपनी अकाउंटिंग खुद करेगी। अकाउंटिंग को करने के बाद यानी कि अब आपको ये पता लग चुका है कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हर तरीके से जो है अपने आप पे डिपेंड करती है, वो हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं करती। तो मान लेते हैं हेड ऑफिस है और इसकी कोई ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है। अब मैंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है उसको कंप्लीट छूट है, कंप्लीट लिबर्टी है, कोई अपने डिसीजन अपनी पॉलिसी खुद बना सकती है, अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क को खुद बना सकती है और अपने हिसाब से वो काम कर सकती है। वो किसी भी तरीके से हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं करती है। ब्रांच जो है वो क्या करती है, अपनी अकाउंटिंग भी खुद करेगी और अपनी अकाउंटिंग को करने के बाद ईयर के एंड में या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में वो अपना ट्रायल बैलेंस बना लेगी। मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए ये हेड ऑफिस है और इस हेड ऑफिस की मान लेते हैं कि 3 ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3, और ये तीनों इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं। ये तीनों इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं। अब क्या होता है कि जब अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, और जैसा मैंने कहा कि अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद ये तीनों ब्रांचेस जो है अपना अपना ट्रायल बैलेंस खुद पहले बना लेंगी। अब ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद फिर ये हेड ऑफिस को भेज देती हैं। अब हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि जो हेड ऑफिस है उसके जो खुद के अपने सन्ड्री एसेट्स हैं वो मान लेते हैं 500 लाख रुपए के हैं। जबकि हम मान लेते हैं कि ब्रांच 1 के ट्रायल बैलेंस से हमें यह पता लगा कि ब्रांच के 1 के पास जो ट्रायल बैलेंस है वो सिंप्लिसिटी के लिए 100 लाख के हैं। ब्रांच 2 के पास जो एसेट्स हैं हम मान लेते हैं कि 200 लाख के हैं, और ब्रांच 3 के पास जो एसेट्स हैं हम मान लेते हैं कि 400 लाख के हैं। अब हेड ऑफिस क्या करता है, जब इन तमाम ब्रांचेस से ट्रायल बैलेंस रिसीव कर लेता है तो ट्रायल बैलेंस को रिसीव करने के बाद हेड ऑफिस एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं एक्चुअली। तो जब हेड ऑफिस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का बेसिकली मतलब क्या है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हेड ऑफिस क्या करेगा, जो खुद के एसेट्स हैं 500 लाख वो तो लिखेगा ही, उसके अलावा जो ब्रांच 1 के एसेट्स हैं, ब्रांच 2 के एसेट्स हैं और ब्रांच 3 के एसेट्स हैं, इनको भी मिला करके वो लिख देगा। यानी कि आउटर कॉलम में एसेट जो है 1000 लैक्स के नजर आएंगे। आपने क्या नोट करा? आपने नोट करा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फायदा ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर हमें एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो मिल रही है। यानी कि एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू मुझे पता लग रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल कितने एसेट्स हैं, टोटल कितनी लायबिलिटीज हैं। यानी कि तुमने ये देखा कि जो हेड ऑफिस है उसकी ब्रांचेस हैं, करेक्ट। अगर हम इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एसेस करना चाहते हैं और मैं हर ब्रांच की एनुअल रिपोर्ट्स को अगर अलग अलग देखूंगा तो ऐसे बहुत टाइम चला जाएगा, और ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हर ब्रांच की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करें और उसके बाद डिसीजन लें। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि ब्रांच का ट्रायल बैलेंस मंगाया जाता है, उस ट्रायल बैलेंस के आधार पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, ताकि एक ही स्टेटमेंट के थ्रू पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको रिफ्लेक्ट करा जा सके, ताकि जो भी पार्टीज हमारे कंसर्न में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखती है उनको सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जायजा लेने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो यानी कि अब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती है ये तो हमें पता लग गया। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में अकाउंटिंग एंगल से हमें क्या करना है ये भी अब तुम्हें पता लग जाना चाहिए। बेसिकली हमें इसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है ये देखने के लिए डायरेक्टली सेक्शन 5 के क्वेश्चन नंबर 5.2 की तरफ आ जाए। मैंने 5.1 से स्टार्ट नहीं करा, 5.2 से स्टार्ट करा। तो 5.2 को पहले आप ध्यान से देखें। कहते हैं द हेड ऑफिस ऑफ ए बिजनेस एंड इट्स ब्रांच कीप देयर ओन बुक्स एंड ईच प्रिपेयर
प्रिपेयर इट्स ओन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली लाइन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का क्वेश्चन है। उसने लिखा है कि ब्रांच अपनी बुक्स खुद बनाती हैं और ब्रांच अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी खुद बनाती हैं, और यानी कि सिंपल वर्ड्स में अपनी अकाउंटिंग खुद करती हैं। आगे कहता है द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज अपियरिंग इन द 2 सेट्स ऑफ बुक्स एज ऑन 31st of December 2021। अब उसने ये भी बताया कि इस पर्टिकुलर डेट को जो दोनों से मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअली जो पहले 2 कॉलम है ये हेड ऑफिस के हैं और ये जो बाद के 2 कॉलम है ये ब्रांच ऑफिस के हैं। कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको काट ही देता हूँ। तो पहले 2 कॉलम जो है वो हेड ऑफिस से रिलेटेड है और बाद के जो 2 कॉलम है वो ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड है। जाहिर है कि ये हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है और ये जो है ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है। तो वो कह रहे हैं इस पर्टिकुलर डेट को करेक्ट दोनों का जो है ट्रायल बैलेंस हमारे सामने है। अब दोनों का ट्रायल बैलेंस हमने देखा तो हमने क्या नोट करा कि जहाँ तक कैपिटल का सवाल है तो कैपिटल हेड ऑफिस के कॉलम में लिखी है और कैपिटल जो होगी वो हेड ऑफिस के कॉलम में ही होगी। इज इट क्लियर टू यू? और वो 1 लाख की है। उसके अलावा हेड ऑफिस के जो फिक्स्ड एसेट है आपको नज़र आ रहे हैं 36,000 के हैं और ब्रांच के जो फिक्स्ड एसेट है वो 16,000 के हैं। उसके बाद आपने नोट करा कि स्टॉक जो है वो हेड ऑफिस का इतना है और ब्रांच का इतना है। स्टॉक के बाद डेटर्स दिया है हेड ऑफिस के कॉलम में 7820 और ब्रांच के कॉलम में 4840 का बैलेंस आपके सामने मौजूद है। फिर क्रेडिटर्स भी मौजूद हैं, क्रेडिटर्स को भी आपने नोट करा। उसके अलावा कैश भी मौजूद है, कैश को भी आपने नोट करा। अब उसके अलावा आपने ये देखा कि एक अहम आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हेड ऑफिस ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्यूट कर लिया है। इसी तरह ब्रांच ने भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्यूट कर लिया है। P&L ट्रायल के अंदर देने का मतलब ही है कि दोनों ने अपना अपना प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, बल्कि ये 2 लास्ट के आइटम है और ये बड़े अहम आइटम है। बहुत से लोग जब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस पढ़ाते हैं या बताते हैं तो कई बार इनका सिग्निफिकेंस बच्चों को नहीं बताया जाता, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बल्कि वो कहते हैं ये आइटम ऐसी दिए इनका कोई यूज़ नहीं है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। देखें, पहले तो ब्रांच ऑफिस अकाउंट लिखा है। ब्रांच ऑफिस अकाउंट किसके कॉलम में लिखा है? हेड ऑफिस के कॉलम में लिखा है। डेबिट में लिखा है या क्रेडिट में लिखा है? डेबिट के कॉलम में लिखा है। डेबिट के कॉलम में लिखने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। हेड ऑफिस की बुक्स में यानी कि हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच अकाउंट लिखा हुआ है 29,860 और 99.99% हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही होगा। ये डेबिट में लिखा है। इसका मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच से पैसे लेने, इसका मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच से इतने पैसे लेने। हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस से पैसे लेने हैं, यानी कि इतना अमाउंट लेना है। इज इट क्लियर टू यू? ये मतलब है इसका। पहले तो इसका मतलब अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि हेड ऑफिस ने ब्रांच से इतना पैसा लेना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब ये तो तुमने देखा कि हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस के अंदर ब्रांच अकाउंट लिखा है। इसी तरह से तुम देखोगे कि ब्रांच के अकाउंट के अंदर हेड ऑफिस अकाउंट लिखा होगा और जो कि लिखा हुआ है, और इसको भी तुमने नोट करना है। और ये क्रेडिट पे लिखा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस अकाउंट का 99.999% क्रेडिट बैलेंस ही होगा, लेकिन मैंने इस बात से इनकार नहीं करा कि डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, पर 99.99% वो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। अब क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? ब्रांच के कॉलम में हेड ऑफिस अकाउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितने पैसे देने हैं? 28,020 रुपये देने हैं। अब आपने एक और चीज़ यहाँ पर नोट करी होगी, मैंने कहा ना इन चीज़ों पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं कि इनको इग्नोर कर दो और आप आंसर निकाल लो, तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, 29,860 हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से सामान लेना है, पैसे लेने हैं। लेकिन ब्रांच क्या कह रही है? ब्रांच कह रही है हमने हेड ऑफिस को 28,020 रुपीज़ देने। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो। सपोज मैं आपसे 100 रुपीज़ लूँ, तो मेरी बुक्स में क्या नज़र आना चाहिए? मेरी बुक्स में ये नज़र आना चाहिए कि मैंने आपको 100 रुपीज़ देने हैं, क्योंकि मैंने आपसे 100 रुपीज़ लिए हैं।
तो मेरी बुक्स में नज़र आना चाहिए कि मैंने आपको अपने स्टूडेंट को 100 रुपीज़ देने हैं। और स्टूडेंट की बुक में क्या नज़र आना चाहिए? स्टूडेंट की बुक में नज़र आना चाहिए कि आपने मुझसे 100 रुपीज़ लेने। आपकी बुक्स में नज़र आना चाहिए कि आपने मुझसे 100 रुपीज़ लेने हैं और मेरी बुक्स में नज़र आना चाहिए कि मैंने आपको 100 रुपीज़ देने हैं। लॉजिकली यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। अच्छा जी, अगर ऐसा होना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ी है। करेक्ट, कुछ गड़बड़ी किस लिए? आप क्या देख रहे हैं कि हेड ऑफिस तो कह रहा है हमने ब्रांच से 29,860 रुपीज़ लेने हैं, लेकिन ब्रांच कह रही है ना ना ना, हमने तो आपको 28,020 रुपीज़ देने हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों में लड़ाई झगड़ा, ये मैं वर्ड वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, इसका मतलब है कि इन अमाउंट में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इज ए क्लियर? इसको आपने ध्यान से नोट करना है। नोट करने के बाद अब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे उसने ये भी बताया कि हमें बैलेंस शीट बनानी है ईयर के एंड में और इन एडजस्टमेंट को देखते हुए बनानी है। अब ये जो एडजस्टमेंट आपको दी हुई है नीचे, इनको आप ध्यान से देखो। वो कह रहा है अकाउंटिंग ईयर के एंड तक। मैं जानबूझ के डेट इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी की बुक्स में हो सकता है कि 29 लिखी हो, किसी की बुक्स में 21 लिखी हो, तो इसलिए बस आप ऐसे समझ जाओ कि करंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में वो कह रहा है कि ब्रांच ने एक चेक भेजा था 1,000 का हेड ऑफिस को। ब्रांच ने चेक भेजा था हेड ऑफिस को 1,000 रुपये का, लेकिन वो कह रहा है कि इस ईयर के एंड तक हेड ऑफिस को वो चेक नहीं मिला। नॉट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस नॉर क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट। जब हेड ऑफिस को चेक ही नहीं मिला तो ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट क्या करेगी? इसका मतलब ये है, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है। इसका मतलब क्या है? देखो, समझ में क्या आना चाहिए? पहले तो तुम्हारी समझ में दो चीज़ें आनी चाहिए। कभी भी इन अमाउंट्स में अगर डिफरेंस होगा, कभी भी इन अमाउंट्स में डिफरेंस होगा, तो आप समझ जाना कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो कि एक की बुक में रिकॉर्ड हो गई है और दूसरे की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है। इस वजह से इनमें डिफरेंस आ रहा है। अगर दोनों पार्टीज ने ट्रांजैक्शन को ठीक तरीके से रिकॉर्ड करा हुआ है तो कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें हमेशा क्वेश्चन जब मिलेगा तो उसमें डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन उस डिफरेंस को हमें पकड़ना है। पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे वो तो मैं बताऊंगा ही। तो आपको इतना जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन हो सकती है एक पार्टी ने रिकॉर्ड करी हो और दूसरी ने रिकॉर्ड ना करी हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा कि मैंने आपसे 100 रुपीज़ लेने हैं तो मेरी लाइबिलिटी साइड में ये नज़र आना चाहिए मैंने आपको 100 देने हैं, और आपकी एसेट साइड में ये नज़र आना चाहिए कि आपने 100 रुपीज़ लेने हैं। अब इमेजिन करो कि मैंने आपको एक चेक भेज दिया, तो मैंने तो जिस दिन चेक भेजा, मैं तो मान लेता हूँ मैंने 25 रुपीज़ का चेक भेजा, तो मैं तो यही सोचूंगा ना मैंने पेमेंट कर दी है, और मैं अपनी बुक्स में अब लाइबिलिटी ये दिखा दूंगा 75। अगर ये चेक आपको मिल जाता तो आप भी ये दिखाते कि आपने मुझसे अब 75 लेने हैं। लेकिन मान लेते हैं कि जो चेक मैंने भेजा किसी कारण से वो चेक आपको नहीं मिला, तो आप अभी भी क्या क्लेम करेंगे कि आपने मुझसे 100 रुपीज़ लेने हैं, जबकि मैं ये बोलूँगा मैंने आपको 75 देने हैं। तो अब आपकी समझ में ये आना चाहिए कि ये अकाउंट्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है। इज इक्लेटिव, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है 29,860 और 28,020 इनके बीच में जो भी डिफरेंस है, अभी मैंने डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करा, लेकिन जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस की वजह क्या है कि कुछ ट्रांजैक्शन एक पार्टी की बुक्स में रिकॉर्ड हुई है और दूसरी पार्टी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है। यहां तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसी तरह उसने आगे ये भी दिया है, कहता है गुड्स वैल्यूड एट 840। अब कह रहे हैं जो गुड्स थे 840 रुपए के, वो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे हैं। देखो, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है तो इसका ये मतलब नहीं कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स ही नहीं भेजेगा। अगर ब्रांच को गुड्स चाहिए होंगे हेड ऑफिस से तो हेड ऑफिस भेजेगा, बट ओनली डिफरेंस इज दैट ब्रांच मार्केट से गुड्स खरीद सकती है आसानी से। ये भी एक पॉइंट है। तो गुड्स 840 रुपए के हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे थे, लेकिन अकाउंटिंग ईयर के एंड तक ब्रांच ने इनको रिसीव नहीं करा। तो यहां पर आपने क्या देखा, नीचे ये जो दो ट्रांजेक्शन्स हैं, इन ट्रांजेक्शन्स में क्या हो रहा है कि एक पार्टी ने तो पहले तो एक पार्टी ने चेक भेजा है ब्रांच ने, लेकिन दूसरी पार्टी ने वो रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के एंड तक उनको चेक नहीं मिला। सेकेंड एडजस्टमेंट में हेड ऑफिस ने 840 रुपए का सामान भेजा लेकिन ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं करा। इस वजह से ये डिफरेंसेस पैदा होते हैं। पहले तो आपको ये समझना है।
अब लास्ट में ये जो लाइन लिखी है ये ना भी लिखी हो तो इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि कह रहे जो प्रॉफिट्स ब्रांच के हैं वो हेड ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर हमने कर दिए, वो तो हम वैसे भी करते हैं, वो हमें करने भी पड़ेंगे क्योंकि भाई प्रॉफिट तो वो हेड ऑफिस का ही माना जाएगा ना, ब्रांच तो हमारी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाएगा, ध्यान से सुने। बहुत से बच्चे मुझे मालूम है कितना भी उनको समझाया जाए उन्होंने सुनना तो है नहीं, और वो बोलेंगे कि सर क्या लिखना, हम यहाँ सॉल्यूशन आपने दिया हुआ है। अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं कि या तो मैं सॉल्यूशन देना बंद कर दूं हर क्वेश्चन का, करेक्ट। एनीवे खैर, अब सबसे पहले इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में सेक्शन 5 की शुरुआत हो चुकी है, और सेक्शन 5 में इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में मुझे क्या करना होगा। सेक्शन 5 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में क्वेश्चन नंबर 5.2 से हमने शुरुआत करी। इज इट क्लियर टू यू? अब 5.2 से जब मैंने शुरुआत करी, जस्ट वेट, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जरा समझने की भी कोशिश करें, एक सेकंड के लिए मैं जरा सा पैनल ठीक कर लूँ। हाँ जी, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ देखें। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा, उसको मैं बोलूँगा रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस। क्या बोलूँगा मैं? रिकंसिलिएशन। कोई नहीं बताएगा तुम्हें इस तरीके से। आप कहीं पर भी देखना, अगर आपने इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कहीं से और से भी करी हो तो कोई आपको इस तरह से नहीं कराएगा, इसलिए ध्यान से देखें। रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस, सबसे पहले हमने बैलेंसेस को रिकंसाइल करना है। रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस से भी मेरा मतलब क्या है, मैंने जो बताया था कि हेड ऑफिस की बुक्स में लिखा हुआ है ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है हेड ऑफिस अकाउंट, और उन दोनों अमाउंट में कुछ डिफरेंस था। अब पहला काम है कि हमने इनको रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। रिकंसाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जब मैं इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस की बात कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि मैं हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर टू यू? अब हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में हमने क्या देखा कि जो ब्रांच अकाउंट दिया हुआ है, ब्रांच अकाउंट, जो हमें ब्रांच अकाउंट दिया हुआ था, ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस था वो डेबिट के कॉलम में लिखा था, क्रेडिट के कॉलम में लिखा था? जल्दी से बताएं सर। डेबिट के कॉलम में लिखा था। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि हेड ऑफिस के ट्रायल के अंदर ब्रांच ऑफिस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस कितना था? 29,860 था। 29,860 का बैलेंस था। इज इट क्लियर टू यू? 29,860 का जी बैलेंस था। अब ये बात भी आपको पता लग गई, ये तो दिया ही हुआ है, पता क्या लग गई। वैसे मैंने आपको ये भी कहा कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का जो बैलेंस होगा अधिकतर डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन मैंने जो मेन चीज़ आपको बताई, इसका मतलब है कि हेड ऑफिस कह रहा है हमने ब्रांच से इतने पैसे लेने हैं। नंबर 1, यहाँ तक समझ में आ गया। एक दो लाइनें छोड़ करके, जानबूझ के मैंने एक दो लाइनें छोड़ी, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा इन दी बुक्स ऑफ, ये स्टेप नंबर 1 के अंदर ही है, यानी कि रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस के अंदर ही। अब मैंने लिखा इन दी बुक्स ऑफ, लीजिए जी, मैंने लिखा इन दी बुक्स ऑफ, पहले मैंने हेड ऑफिस लिखा था, अब मैंने लिख दिया इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस की बुक्स का मतलब है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस के अंदर हमने नोट करा था कि जो हेड ऑफिस का बैलेंस था वो क्या था। तो पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हेड ऑफिस अकाउंट। ब्रांच के ट्रायल के अंदर जो हेड ऑफिस अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है, पहले तो कौन से कॉलम में लिखा हुआ है? डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखा है? सर क्रेडिट में लिखा है, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस कितना था मुझे याद नहीं आ रहा, 28020 है। चलो 28020। मैंने दो बातें बताई, एक तो कि ब्रांच के ट्रायल में जो हेड ऑफिस का अकाउंट होगा 99.99% उसमें क्रेडिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसे देने हैं। इज इट क्लियर टू यू? हेड ऑफिस ने तो पैसे लेने हैं और ब्रांच ने पैसे देने हैं, लेकिन अमाउंट में डिफरेंस है। अब आपने जब इसको देख लिया, अब आपने अपनी पहली एडजस्टमेंट को नीचे देखा, ठीक है। अब नीचे जो पहले एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को एक बार आप जरा दोबारा से पढ़ें। पहली एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहा है कि ब्रांच ने चेक भेजा,
ब्रांच ने 1,000 रुपये का चेक हेड ऑफिस को भेजा है, लेकिन वो चेक हेड ऑफिस को अकाउंटिंग ईयर के एंड तक नहीं मिला है। अब आप मुझे ये बताओ, भेजने वाली पार्टी कौन है? ब्रांच है। ब्रांच ने चेक भेजा है, तो जिस पार्टी ने चेक भेजा होगा उसने तो एंट्री कर दी होगी ना अपनी बुक्स में। कर दी होगी या नहीं कर दी होगी, आप बताएं। यस सर, कर दी होगी। तो इसका मतलब है कि जिस पार्टी ने एंट्री कर दी है उस पार्टी की बुक्स को अब नहीं देखना। अब जिस पार्टी ने अभी तक एंट्री नहीं करी है उसको देखो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं हेड ऑफिस की बुक्स में इसकी पहले तो एंट्री करूंगा। तो ये हेड ऑफिस की बुक्स मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है। अब हेड ऑफिस की बुक्स में मैंने ये एंट्री कर दी, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के एंड में अब ये दोनों को जब कंसोलिडेशन करेंगे तो हेड ऑफिस को पता लग जाएगा कि ब्रांच ने हमें एक चेक भेजा है और हमने उसकी एंट्री नहीं करी है, तो अब वो कर देंगे। तो एंट्री होगी चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। तो चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, और चेक था 1,000 रुपये का। टू, क्योंकि हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री हो रही है टू ब्रांच ऑफिस, कि ब्रांच ऑफिस से हमें 1,000 रुपये का चेक मिला। अब इन्होंने ये एंट्री कर दी, लेकिन जब ये एंट्री करी तो यहाँ आपको अब और ध्यान देना है। आपने क्या देखा कि इस एंट्री के अंदर ब्रांच अकाउंट लिखा हुआ है और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि इस एंट्री के करने से क्या होगा, हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का अभी डेबिट बैलेंस है, बिकॉज एंट्री में ये क्रेडिट हो रहा है तो मुझे यहाँ पर क्रेडिट लिखना पड़ेगा। अब जब मैं क्रेडिट लिखूंगा 1,000, तो इसका मतलब ये जो बैलेंस है इसमें चेंज आ जाएगा। इस एंट्री के करने के बाद हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस अभी तक डेबिट बैलेंस था वो 1,000 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि अभी भी डेबिट बैलेंस है, लेकिन अब ये जो बैलेंस नजर आ रहा है ये 28,860 का नजर आ रहा है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से अब दूसरी एडजस्टमेंट को देखो। दूसरी एडजस्टमेंट जब आपने देखी तो दूसरी एडजस्टमेंट में आपने क्या देखा कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे थे 840 रुपए के, और वो 840 रुपए के गुड्स ब्रांच को अभी तक नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब हेड ऑफिस ने तो एंट्री कर दी और अब ब्रांच को एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये दोनों पार्टी कंसोलिडेट करेंगी तो इनको पता लग जाएगा कि हेड ऑफिस ने हमें गुड्स भेजे हैं लेकिन हमने एंट्री अभी तक नहीं करी है। तो बाबा अब मैं एंट्री करूंगा। बताओ मुझे, तुम बताओ क्या एंट्री करोगे अगर तुम ब्रांच हो तो तुम यहां पर क्या लिखोगे? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कि कुछ गुड्स जो अभी ट्रांजिट में है वो अभी तक हमने एंट्री नहीं करी है और ये गुड्स हमें हेड ऑफिस ने भेजे हैं, तो अब तुमने ये एंट्री कर दी और ये 840 रुपए के हैं। लीजिए जी, तो नीचे जो दो एडजस्टमेंट दी थी उन दोनों की एंट्री भी आपने कर दी, करेक्ट? अच्छा जी, लेकिन जो एंट्री आपने करी है वो एक ही पार्टी की बुक्स में होगी, इस चीज का भी ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू यू? वो एक ही पार्टी की बुक्स में एंट्री होगी, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। एक सेकंड के लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन ना बीच बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, ये एंट्री तो आपने कर दी। अब देखें इस एंट्री में हेड ऑफिस, ये ब्रांच ऑफिस की बुक से ब्रांच ने ये एंट्री करी है, एंट्री में हेड ऑफिस क्रेडिट हो रहा है 840 से। अब तुमने देखा कि ब्रांच की बुक्स में तुमने हेड ऑफिस अकाउंट बनाया हुआ है और हेड ऑफिस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है और इस एंट्री में हेड ऑफिस और क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये अकाउंट में जो बैलेंस है वो और क्रेडिट हो जाएगा 840 रुपये से। ओ माई गॉड, 840 रुपये से ये क्रेडिट हो गया। सर अब क्या होगा? भाई क्रेडिट और क्रेडिट है तो ऐड करेंगे ना। अब ऐड करेंगे तो तुमने एक ब्लैक मैजिक क्या देखा? सर ब्लैक मैजिक, राइट, ब्लैक मैजिक आपने ये देखा कि अगर मैं टोटल कर दूं तो ये टोटल आएगा 28,860। ओह माय गॉड, ये तो सर मजा आ गया। आपने क्या देखा कि दोनों के बैलेंसेस रिकंसाइल कर दिए। अब जब दोनों पार्टीज ने सारी एंट्रीज कर ली तो दोनों पार्टी की बुक्स में आपने क्या देखा? हेड ऑफिस की बुक्स में ये नजर आ रहा है कि हमने ब्रांच से इतना पैसा लेना है
और ब्रांच की बुक्स में क्या नज़र आ रहा है कि हमने हेड ऑफिस को इतना पैसा देना है। तो सबसे पहला काम तो आपने रिकंसाइल कर लिया, इनका लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दिया। यहाँ तक ठीक है? राइट सर, बिल्कुल ठीक है, मज़ा आ गया, मज़ा ही आना चाहिए। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब स्टेप नंबर 2 की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा पर्पस जैसा कि आपने देखा कि हम थोड़ा डीप पेनिट्रेटिव तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश रहती है कि कॉन्सेप्चुअलिटी और उसकी जो फाउंडेशन है वो बेहद ज़्यादा मुस्तकम स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसीलिए मैंने अब क्या करा, एक रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बनाया। सर रिवाइज ट्रायल बैलेंस, राइट। ये रिवाइज ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है? लीजिए जी, रिवाइज ट्रायल बैलेंस, तुमने देखा कि जो रिवाइज ट्रायल बैलेंस है, हमें 2 ट्रायल बैलेंस दिए हुए हैं। एक तो हेड ऑफिस का दिया हुआ है, एक ब्रांच का दिया है। तो पहले मैंने जरा हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस रिवाइज कर दिया। अब ये रिवाइज करने से मेरा मतलब क्या है? रिवाइज करने से मेरा मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखें। अगर आप इस तरह करोगे ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है वो 16 मार्क्स का ही आता है। जो पहला आइटम है जैसे दिया हुआ है मैंने वैसे ही लिख दिया, यानी कि रिवाइज ट्रायल बैलेंस जब मैं बना रहा हूँ तो कुछ नई चीज़ नहीं कर रहा। जो ट्रायल बैलेंस मुझे दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ है तकरीबन मैंने वैसा ही लिखा। देखें आप, मुझे कैपिटल दी थी, मुझे फिक्स्ड एसेट भी दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट डेबिट में लिखेंगे, 36,000 के गिवन है तो 36,000 के फिक्स्ड एसेट भी मैंने लिख दिए। उसके बाद क्या दिया हुआ था, स्टॉक दिया था तो स्टॉक भी लिख दिया। स्टॉक 34,200 का दिया था तो 34,200 आपने लिख दिया। उसके बाद क्या दिया था, फटाफट बोलते भी रहे ना। डेटर्स दिया था, कितना अमाउंट दिया है बोलें, जरा जोर से बोलें ताकि, हाँ कितना है डेटर्स का अमाउंट, 7,820, तो 7,820 बताया गया। तो तुमने देखा जो ट्रायल बैलेंस में चीज़ें दी थी मैंने उनको वैसे ही लिखा है, अभी तक मैंने कुछ चेंज तो नहीं करा उसमें। उसके अलावा कैश दिया था, मैंने कैश भी लिख दिया। सर अगर वैसे ही कर रहे हैं तो फिर ये रिवाइज्ड क्यों कह रहे हो आप इसको? ये मैं अभी बताता हूँ। 10,740, ये भी मैंने वैसे ही लिख दिया। अब मैंने क्या लिखा उसके बाद, सर एक आइटम और है। अच्छा बच्चे ने अब बताया एक आइटम और है। भाई पहले जितने आइटम है बता दो ना फटाफट। क्रेडिटर्स, एक बच्चा कह रहा है अभी और है, सारे आइटम बता दो। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं पहले ये बताओ। 3960, तो 3960। और ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है, हेड ऑफिस वाले बताना, पता लग रहा है ब्रांच के बता दिए। हाँ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 14,660, 14,660 लीजिए जी, मैंने ये भी लिख दिया 14,660। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं ब्रांच ऑफिस अकाउंट दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखें यहाँ पर जब मैं रिवाइज्ड कह रहा हूँ तो मैंने इस आइटम को रिवाइज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब पहले तो बैलेंस कुछ और था, पहले तो ये बैलेंस था, लेकिन ये बैलेंस अब रिवाइज होकर के इतना आ गया 28,860, तो मैंने 28,860 यहाँ पर लिख दिया। समझ में आया जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, यानी कि अब जो ब्रांच में रिवाइज बैलेंस था वो तो तुमने लिख दिया। आपको एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी। हेड ऑफिस की बुक्स में आपने नोट करा कि हेड ऑफिस की बुक्स में जब आपने ये एंट्री लिखी चेक इन ट्रांजिट, तो जो ये वाला आइटम था इसको तो तुमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया था, लेकिन जो चेक इन ट्रांजिट है इसमें भी तो बैलेंस आ जाएगा ना भाई। चेक इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट को तो आपने एडजस्ट कर दिया, लेकिन जो चेक इन ट्रांजिट है उसको कहाँ एडजस्ट करा, उसको कहीं एडजस्ट नहीं करा। तो इसलिए अब ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने चेक इन ट्रांजिट भी लिखा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कि जब मैंने ये रिवाइज में कह रहा हूं तो रिवाइज से मेरा मतलब क्या है, यानी कि जो हमने एडजस्टमेंट करी है उनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद अब ये ट्रायल बैलेंस मैंने बना दिया। चेक इन ट्रांजिट में डेबिट बैलेंस है तो इसलिए डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। अब तुम इसको टैली करोगे तो वो टैली तुम्हारा सेम आएगा। सेम का मतलब दोनों साइड सेम आ जाएंगी। तो इस तरह तुमने इनका तो बैलेंस जो है ट्रायल हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस तुमने रिवाइज कर दिया। अब हेड ऑफिस के अलावा मैं क्या करूंगा, ब्रांच का भी रिवाइज ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच, रिवाइज ट्रायल बैलेंस, रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच। अब मैंने इसी तरह से ब्रांच ऑफिस का जो ट्रायल बैलेंस है उसको भी रिवाइज कर दिया।
देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो 16 मार्क के आते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि आपका इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन आप बाद में देखेंगे कि इस प्रोसेस से करने से आपका टाइम बाद में बहुत सेव हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब आप देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल यहाँ पर नोट करें। इसी तरह से अब मैं ब्रांच अकाउंट को रिवाइज्ड फॉर्मेट में लिखूंगा, तो जब मैं रिवाइज्ड फॉर्मेट में लिखूंगा, देखो ब्रांच की कोई कैपिटल तो हो नहीं सकती, तो इसलिए ब्रांच के फिक्स्ड एसेट को मैंने पहले लिखा। फिक्स्ड एसेट ब्रांच के 16,000 हैं, तो 16,000 जैसे दिए थे हमने वैसे ही लिख दिए। उसके बाद शायद स्टॉक दिया हुआ है, और स्टॉक बच्चों ने बताया 10,740 है, तो मैंने 10,740 लिख दिया। अगला आइटम भी बताते रहें जैसे ही मैं लिख लूँ। डेटर्स, अब आप लोगों ने बताया कि सर डेटर्स का बैलेंस जो है 4840 है, तो मैंने 4840 भी लिख दिया। डेटर्स के बाद क्या बैलेंस है? डेटर्स के बाद बच्चे कह रहे हैं सर कैश का बैलेंस है, कैश भी लिख दो। तो कैश का जो बैलेंस है 1420, आपके कहने पर मैंने वो भी लिख दिया। बच्चे कह रहे हैं सर क्रेडिटर्स भी हैं, लाओ जी क्रेडिटर्स भी लिख दिया। कितना है बोलते भी रहो ना, अमाउंट 1920 भी लिख दिया। उसके बाद पीएनएल भी होगा। हाँ जी, पीएनएल में कितना बैलेंस है 3060, तो 3060 भी लिख दिया। सारे बैलेंसेस लिख दिए, राइट। अब उसके बाद ब्रांच अकाउंट में लास्ट आइटम, जैसा कि मैंने बताया था, हेड ऑफिस अकाउंट है, लेकिन अब तुम हेड ऑफिस का जो नया बैलेंस आपने कंप्यूट करा है वो लिखेंगे। अब हेड ऑफिस के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस तो है, लेकिन जो नया बैलेंस है वो भी अब 28,860 है, तो 28,860 आपने यहाँ पर लिख दिया, 28,860। इज इट क्लियर टू यू? अब जैसा कि हमने एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड इससे पहले करा था, तो यहाँ पर भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो हेड ऑफिस अकाउंट तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट तो एडजस्ट नहीं हुआ, तो गुड्स इन ट्रांजिट लिखना पड़ेगा। याद रखें आप ब्रांच की बुक्स में ये काम कर रहे हैं, ये तो ब्रांच की बुक्स है ना, तो ब्रांच की बुक्स में अब एक नया आइटम आ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट 840, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो तुमने देखा जब हमने रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाया तो हमने क्या करा, तो हमने कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करी हैं। जो नया बैलेंस है उसको लिखा, और जो एडजस्टमेंट एंट्री में जो पार्ट अभी बचा हुआ है उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। दैट्स ऑल, हमने और कुछ भी नया इसमें नहीं करा है, तो कोई मुश्किल नहीं है रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाना। अब ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे? ये काम करने के बाद देखें जी आपको क्या काम करना है। अब आपको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, जो कि अब आप 1 सेकंड के अंदर बना देंगे। स्टेप नंबर कौन सा हो गया ये? सेकंड के बाद थर्ड, तीसरा स्टेप। अब इस तीसरे स्टेप पे मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मुझे बनानी है, तो मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले तो मैं स्केल एक उठा लूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से हर चीज़ बताई जा सके। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैंने बनाई। अब बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना। जब आपने रिवाइज ट्रायल बैलेंस बना लिया है ना, तो आपका काम 1 मिनट का रह गया। पता है क्या रह गया है? बस जो ये आइटम है ये और ये मिला करके लिख देने, क्रेडिट साइड के आइटम मिला करके लिख देने, डेट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल पहला आइटम अगर हम देखेंगे तो हेड ऑफिस की बुक्स में कैपिटल लिखा हुआ है। अब कैपिटल तो केवल हेड ऑफिस की ही हो सकती है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो कैपिटल तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, और कैपिटल का अमाउंट जो गिवन है डेट इज इक्वल टू 1 लाख का गिवन है, तो 1 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके अलावा फिर दूसरा आइटम हेड ऑफिस की बुक्स में फिक्स्ड एसेट है। अब जैसे ही तुमने यहाँ पर फिक्स्ड एसेट लिखा, करेक्ट, अब जो ब्रांच का फिक्स्ड एसेट है वो भी तुम मिला करके यहाँ पर लिख दो। मैंने बताया ना कंसोलिडेटेड का मतलब है कंबाइन कर करके हम एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो 52,000, ये जो 52,000 है इसको हम कंसोलिडेटेड अमाउंट भी कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये कंसोलिडेटेड अमाउंट है। तो इस तरीके से आपने बनाया। फिर अगला आइटम आपने देखा कि स्टॉक गिवन है, तो इसी तरह से आप स्टॉक को भी कंबाइन कर करके लिख देंगे।
स्टॉक का जो अमाउंट है वो 34,200 है, तो 34,200 और उसमें आपने ऐड करा 10,740। लीजिए जी, अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जो गुड्स इन ट्रांजिट है ना, वैसे तो वो तुम अलग से भी दिखा सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि गुड्स इन ट्रांजिट को आप स्टॉक में ऐड कर करके दिखा देना, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट अल्टीमेटली वो गुड्स हैं यानी कि स्टॉक है। तो गुड्स इन ट्रांजिट जो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में अब आपको नजर आए हैं वो आपने यहाँ ऐड कर करके दिखा देने हैं। इज इट क्लियर टू यू? 45,780। बस इस चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ेगा। इसी तरह जो कैश इन ट्रांजिट है वो कैश में ऐड करके दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगला आइटम अब डेटर्स है, तो डेटर्स भी आप जो है मिला करके लिख देंगे और डेटर्स का बैलेंस 7 बताते रहो, 7820 प्लस 4840, तो 4840 भी मैंने लिख दिया। अब इनको मिला करके मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 11 आएगा 12 आएगा, कितना आएगा सर? 12,660 आ जाएगा। 12,660 आपके कहने पर मैंने लिख दिया। आपके कहने पर तो नहीं लिखा, वैसे अपने कहने पर ही लिखा है, लेकिन फिर भी। अब उसके अलावा कैश है। अब देखें जी, अब जो कैश है ना वो 10,740 आपने बताया, दोनों पार्टी का कैश, ये तो हेड ऑफिस का है, ब्रांच का कितना है? 1420 है। अब जब आप ये कैश लिखेंगे तो इसमें कैश इन ट्रांजिट ऐड कर देना। जो कैश इन ट्रांजिट है वो 1,000 है, ऐड करके आउटर कॉलम में आप लिख दें 13,160। 13,160। वेट, हाँ, मैं ब्रांच अकाउंट की भी बात करता हूँ। अब उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है। हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,660 है। अब जो ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो इसमें आप ऐड कर करके दिखा देंगे, यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो 17,720 है, इसका ये मतलब है। इसी तरह से मैं क्रेडिटर्स भी लिखूंगा। अब मैं क्रेडिटर्स अगर लिखूंगा तो 3,960 के क्रेडिटर्स हैं और मैं उसमें 1920 ऐड कर दूंगा, तो 1920 ऐड करेंगे तो 5880 आ जाएगा। 5880। अब आपके वैसे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मुझे यही लिखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपने देखा कि रिवाइज ट्रायल बैलेंस जो हमने बनाया, ये दोनों के आइटम कंबाइन कर करके हमने लिख दिए, बस एक आइटम हमने नहीं लिखा है। ये अकाउंट और ये वाला अकाउंट मैंने कंसोलिडेशन के अंदर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? उसका कारण क्या है, देखें यहाँ पर। अब ये जो है, बिकॉज इसमें डेबिट बैलेंस से अगर मैं लिखता, डेबिट बैलेंस से तो एसेट साइड में लिखता, और इसी तरीके से इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस से अगर मैं इसको लिखता तो लायबिलिटी साइड में लिखता, और ये दोनों अमाउंट सेम है तो इसलिए इन दोनों अमाउंट को नहीं लिखा जाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो आपने देखा। अच्छा, ये तो मैंने आपको क्विकली बता दिया कि हमने ऐसे करना होता है। वैसे मैं एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन में तुमसे और क्या पूछा जा सकता है। जब इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें एग्जामिनेशन में आएगा तो वो तुमसे क्या क्या पूछ सकते हैं। वो तुमसे पूछ ये भी सकते हैं कि पास इनकॉर्पोरेशन एंट्री। इनकॉर्पोरेशन एंट्री का मतलब क्या है? वैसे ये फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन फिर भी इनकॉर्पोरेशन एंट्री, इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज वैसे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने से पहले पास करी जाती हैं, करेक्ट। इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज तुमने देखा हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के आइटम्स को ऐड कर रहा है, अपने साथ ऐड कर रहा है एसेट को एसेट के साथ, लायबिलिटी को लायबिलिटी के साथ, प्रॉफिट को प्रॉफिट के साथ। लेकिन ब्रांच तो एक अलग एंटिटी है ना, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो उसके आइटम को हम जब ऐड करते हैं तो ऐड करने से पहले जितने भी ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको पहले हमें अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम ऐड कर सकते हैं लॉजिकली। तो उसी चीज को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एंट्री, यानी कि अपने अब हम इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज बेसिकली नॉशनल एंट्री है, इमेजिनेशन के बेस पर करी जा रही है कि जो ब्रांच के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको हम अपने साथ मिला रहे हैं, लेकिन मिलाने से पहले हमें उनको अपनी बुक्स में लाना पड़ता है। तो अपनी बुक्स में लाने के लिए हम एक एंट्री पास करेंगे, रिवाइज ट्रायल बैलेंस को देख करके ही एंट्री पास करनी है। तो ब्रांच के जो फिक्स्ड एसेट हैं, तो जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर दो। मैंने कहा ये फॉर्मेलिटी होती है। 16,000 अगर पूछा जाए तो तभी आपको करना है,
स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक को भी डेबिट कर देंगे। 10,740 है तो 10,740 आपने लिखा। डेटर्स हैं, डेटर्स भी आपने लिख दिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और डेटर्स का अमाउंट है 4840। उसके बाद क्या था, कैश था, तो कैश भी आपने लिख दिया। रिवाइज ट्रायल बैलेंस को देख करके इनकॉर्पोरेशन एंट्री करना। तो आपने देखा कि रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें बहुत फायदे हो जाते हैं। इसी तरह से गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट, ब्रांच की जो ट्रायल बैलेंस है उसमें अब गुड्स इन ट्रांजिट भी है 840 रुपये का, टू ब्रांच अकाउंट। जब मैंने ये एंट्री करी तो इसकी नरेशन क्या हो गई, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स। इसकी नरेशन जो हो गई, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स। इज इट क्लियर टू यू? टू ब्रांच अकाउंट। कई लोग ब्रांच करंट अकाउंट भी लिख देते हैं, तुम ब्रांच अकाउंट या ब्रांच करंट अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो। 33,840 इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स। तो ब्रांच के जो एसेट्स थे उनको आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसी तरह से आप ब्रांच की जो लायबिलिटीज हैं अब उनको इनकॉर्पोरेट करोगे। ब्रांच की एक ही लायबिलिटी है, क्रेडिटर। तो जब ब्रांच की लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट को डेबिट करा जाता है क्योंकि उनकी लायबिलिटी हम ले रहे हैं। तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांच की लायबिलिटी कम हो गई, इसलिए ब्रांच को तो डेबिट करेंगे, और हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो हम क्रेडिट करेंगे 1920। इसी तरह से ये तो हो गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ लायबिलिटी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच लायबिलिटीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच लायबिलिटीज। और इसी तरह से इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच, सॉरी ब्रांच एसेट्स मैंने बोल दिया, ब्रांच प्रॉफिट। अब ब्रांच का जो प्रॉफिट है उसको भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तुमने देखा कि ब्रांच का जो प्रॉफिट था वो 3060 का था, तो 3060 से आपने ये एंट्री कर दी। नरेशन होगी इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच प्रॉफिट्स या ब्रांच पीएनएल। तो इस तरीके से आपने ये एंट्री कर दी। अगर ये पूछी जाती है तो ये भी करनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? मैंने कहा एंट्री को करने का मकसद क्या है कि ब्रांच के एसेट और लायबिलिटी को हम अपनी बुक्स में ले आए और उसके बाद हमने कंसोलिडेशन कर दिया। अब अगर आप कभी क्वेश्चन तुमसे ये भी कह दे कि ऑल्सो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, यानी कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर वो कह दे कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो ध्यान ये रखना कि जब भी क्वेश्चन ये कहेगा प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट तो आपने ब्रांच अकाउंट नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। आपने हमेशा मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट बनाना है। समझ में आया? यानी कि जब क्वेश्चन ये कह रहा है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर कि आपने ब्रांच अकाउंट बनाना है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो मेमोरेंडम बेसिस पर बनाते हैं, मेमोरेंडम बेसिस पर। तो मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट। अब मेमोरेंडम का क्या मतलब होता है? इससे पहले भी तुमने फाउंडेशन लेवल पे भी कभी करा होगा, करेक्ट, और इससे पहले के लेवल पे भी शायद कभी करा हो। तो मेमोरेंडम का अकाउंट्स में मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से 11th-12th में भी कुछ आप बनाते थे ना, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन वगैरह कुछ। क्या होता है मेमोरेंडम का मतलब? देखा, बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती। कल तुम प्रोफेशनल बनोगे ना, बड़ी कंपनीज में खासतौर से इंटरव्यू देने जाओगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेमोरेंडम का मतलब अकाउंट्स में मेमोरेंडम वर्ड तब यूज करा जाता है जब हम नॉर्मल से हट करके काम करते हैं। जैसे आप 11th-12th में जब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, आप कैसे बनाते थे? नॉर्मली जो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे उससे हट करके बनाते थे। इसी तरह हम नॉर्मली जैसे ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, अब हम उससे हट के बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम मेमोरेंडम है। यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, जो मैंने ये एंट्रीज पास करी हैं इसको लिख देना है।
अब देखें यहाँ पर इस जो मैंने अभी एंट्री लिखी तो ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट मिल रहा है, तो ये सारे एसेट्स ब्रांच की क्रेडिट साइड में आ जाएंगे क्योंकि एंट्री है वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो थोड़ी सी ये फॉर्मेलिटी अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले प्रिपेयर मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट या ब्रांच अकाउंट, तो आपने ये काम करना है स्टॉक। लेकिन इसको करके एक चीज का फायदा होता है, क्या फायदा होता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत से लोगों को छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती, उनको लगता है बस लिखना पड़ रहा है, तो वो अवॉइड करते हैं इस चीज को। मैं भी आपके सामने पूरा लिख करके ही करा रहा हूं ना, क्वेश्चन तो सॉल्व है, मैं रीड करा सकता हूं क्वेश्चन, लेकिन फायदा नहीं है ऐसे। इसी तरह से कैश 1420, उसके अलावा गुड्स इन ट्रांजिट। फिर हमने दूसरी एंट्री करी थी ब्रांच अकाउंट डेबिट, हमने दूसरी एंट्री करी थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंड टू पीएनएल अकाउंट। ये एंट्री करी थी तो पीएनएल 3060 और क्रेडिटर्स जो थे 1920 के। अब जब हम मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो इसमें आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखना पड़ेगा। भाई मेमोरेंडम नाम तो इस अकाउंट का ब्रांच अकाउंट ही है, मेमोरेंडम तो सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में यूज हो रहा है, करेक्ट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जब मैं लिखूंगा ब्रांच अकाउंट का, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लिखोगे वो एज पर हेड ऑफिस बुक्स, हेड ऑफिस की बुक्स के मुताबिक जो बैलेंस था वो वाला बैलेंस लिखना है, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया था। तो एज पर हेड ऑफिस बुक्स जो हमें बैलेंस दिया था क्वेश्चन में, जो दिया था, और उसके बाद हमने उसको जो रिवाइज कर दिया था वो बैलेंस अब आपको लिखना है। तो रिवाइज करने के बाद 28,860 का बैलेंस निकला था। हर चीज रिवाइज ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ही हमने करी है, इस चीज का ध्यान रखना। इज इक्वल। अब इसको मैंने कहा बनाने का फायदा क्या हुआ। इस अकाउंट को बना के आपको यह पता लग सकता है कि आपने जो भी काम अभी तक करा वो ठीक करा या गलत करा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी दोनों साइड अपने आप टैली हो जाती हैं तो इसका मतलब आपने जो भी काम करा है वो बिल्कुल ठीक करा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो किस तरीके से करते हैं ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। लीजिए जी, इस क्वेश्चन को करने के बाद ये 5.2 था, 5.2 के बाद 5.3 मैंने अभी नहीं कराया और 5.4 को मैंने कराया। अगर आप 5.4 को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, लेट्स हैव अ लुक। 5.4 में क्या कह रहा है? कह रहा है ए फर्म हैज हेड ऑफिस इन मुंबई एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच इन कोलकाता। यहां तो शुरू में ही क्लियर कर दिया। फिर कह रहा है फॉलोइंग वर द बैलेंसेज एज ऑन 31st of March सो एंड सो डेट। तो ईयर के एंड में जो ट्रायल बैलेंसेस तुम्हें दिए हुए हैं, अब की बार जो ट्रायल बैलेंस दिया है, ध्यान ये रखना कि ये हेड ऑफिस की क्रेडिट साइड है, ये हेड ऑफिस की ये हेड ऑफिस के डेबिट आइटम्स दिए हुए हैं उसने। ये तो हमें डेबिट साइड दी हुई है दोनों की, और ये हमें क्रेडिट साइड दी हुई है दोनों की। इज इट क्लियर टू यू? तो हेड ऑफिस के जो एसेट्स हैं, आप देख रहे हो हेड ऑफिस के एसेट्स जो हैं तकरीबन कुछ वैसे ही हैं जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखे थे। और हेड ऑफिस की जो लायबिलिटी साइड है उसमें ये आइटम्स हमें नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा एसेट साइड में हेड ऑफिस के अकाउंट में मैंने कहा कि अधिकतर ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही होगा, और डेबिट बैलेंस ही है क्योंकि डेबिट के कॉलम में लिखा है। इसका मतलब हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से इतने पैसे लेने हैं। अब जरा हम ब्रांच को देखें तो ब्रांच के जहां तक एसेट्स का सवाल है, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर्स और कैश, ये आइटम नज़र आ रहे हैं, करेक्ट। और लायबिलिटीज़ ये नज़र आ रही हैं, प्रॉफिट और लायबिलिटी। उसके अलावा ब्रांच की कोई कैपिटल हो नहीं सकती, और ब्रांच के अकाउंट में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है, और जो कि होता ही है। लेकिन एक मर्तबा फिर से हमने देखा कि इसमें और इसमें डिफरेंस है। एटलीस्ट अब हमें इतना समझ में आ चुका है कि ये डिफरेंस क्यों आता है। ये डिफरेंस कुछ कारणों से आता है, और वो कारण अधिकतर होते हैं कि ऐसी एंट्रीज जो एक की बुक्स में हुई हैं और दूसरे की बुक्स में नहीं हुई हैं। अब नीचे उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी, और उसने कहा इन्फॉर्मेशन टू बी एडजस्टेड वॉज एज फॉलोज। अब कह रहा है इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट भी करना है। एक तो उसने कहा कि ब्रांच ऑफिस ने चेक भेजा था 1,000 रुपये का हेड ऑफिस को, लेकिन हेड ऑफिस को वो चेक
अकाउंटिंग ईयर के एंड तक नहीं मिला। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से अब इस क्वेश्चन में दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने जानबूझ के पहले फोर्थ को पढ़ा। फोर्थ इन्फॉर्मेशन में वो कहता है कि गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा भेजे गए थे और वो भी ब्रांच को अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने तक नहीं मिले। यानी कि ये दो ट्रांजैक्शन तो हमें ऐसी दी हुई हैं जिससे ये पता लगता है कि एक की बुक्स में एंट्री हुई है और एक की बुक्स में नहीं हुई है। करेक्ट। एक ने चेक भेजा है, दूसरे को नहीं मिला। एक ने गुड्स भेजे हैं, दूसरी पार्टी को नहीं मिले हैं। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़ भी तुम्हें दी हुई है। क्या दी हुई है इस क्वेश्चन में? कुछ और चीज़ क्या दी है? वो कह रहे हैं डेप्रिशिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स ऑफ विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड फॉर इज ₹250। क्या मतलब निकला? वो कह रहे हैं कुछ एसेट्स हैं, कुछ एसेट्स हैं। अब एसेट्स तो ये ब्रांच के हैं, एसेट्स ये ब्रांच के हैं, लेकिन इन एसेट की जो अकाउंटिंग करी जा रही है वो हेड ऑफिस कर रहे हैं। उसने लिखा हुआ है डेप्रिशिएशन ऑफ ब्रांच एसेट ऑफ विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। वो कह रहे हैं कि इनकी अकाउंटिंग जो है वो हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही है। इनकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन वो कह रहा है कि इन पे जो डेप्रिशिएशन था 250 रुपीज़ का, डेप्रिशिएशन जो था 250 रुपीज़ का, वो डेप्रिशिएशन जो है नहीं दिया गया है। वो डेप्रिशिएशन नहीं दिया गया है। तो मुझे अब इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। करेक्ट। कैसे एंट्री करनी पड़ेगी? लेकिन ये देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं इस पे डेप्रिशिएशन नहीं दिया गया है। बस उसने ये बताया कि इस पे डेप्रिशिएशन नहीं दिया गया है। ऐसे एसेट्स जो हैं तो ब्रांच के, जो हैं तो ब्रांच के, लेकिन उसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस कर रही है। तो बाद में हम देखेंगे अभी इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे करेंगे। इसमें मुझे 2 एंट्री करनी पड़ेंगी। कैसे करनी पड़ेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं दिया क्या हुआ है। इसी तरह से वो कह रहा है इट वॉज एग्रीड दैट ब्रांच ऑफिस शुड बी चार्ज्ड विद ₹300 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर। अब इस लाइन का पहले तो मतलब क्या हुआ कि हेड ऑफिस ने ये कहा कि हमने कुछ सर्विसेज दी हैं, हम कुछ सर्विसेज देते हैं, लेट अस से अपनी सारी ब्रांचेस को देते हैं। करेक्ट। जाहिर है कि उन सर्विसेज के लिए हेड ऑफिस को खर्चा करना पड़ता होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फ्री में तो सर्विसेज दी नहीं जा सकती। फिर हेड ऑफिस क्या करता होगा, उन सर्विसेज के लिए थोड़ा थोड़ा चार्ज करता होगा अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस से। तो वो कह रहा है कि हेड ऑफिस जो है अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देता है। तो हमारी ये जो ब्रांच है इसको भी हमने कुछ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज दी होंगी और उसके लिए हमने 300 रुपये जो है ब्रांच को चार्ज करे। उसने कहा इट वॉज एग्रीड that branch office will be charged with ₹300 for administrative services rendered by the head office। यानी कि इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कुछ ज़्यादा हैं और कुछ ऐसी एडजस्टमेंट हैं। एक तो एडजस्टमेंट ऐसी हैं जिनकी एंट्री एक की बुक्स में हुई, एक की बुक्स में नहीं हुई। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो अभी अकाउंट्स में ली नहीं गई हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें किस तरह से मूव करना होगा ये पॉइंट अब आपको समझ में आना चाहिए। तो कैसे मूव करते हैं ऐसे क्वेश्चन में ये समझने के लिए ध्यान से देखें। ऐसे क्वेश्चन में समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है जी आपका 5.4 क्वेश्चन। तो 5.4 क्वेश्चन में भी मैंने वही करा जो हम सबसे पहले कर रहे थे। इज इट क्लियर टू यू? अब सबसे पहले जो कर रहे थे वो करने से पहले मैंने क्या करा, ध्यान से देखें। चलो मैं 5.4 है 1, पहले तो मैंने वही लिखा रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस, रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस, रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस। तो आपने रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस करना शुरू कर दिया। अब रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस करने के लिए देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, कुछ ठीक तरीके से जरा तुम्हारी समझ में आ जाए ना, थोड़ा सा मुझे जस्ट अलाउ करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का टाइम मैं लूँगा। यहाँ मैंने
क्योंकि मुझे जरा आपको ठीक तरीके से समझाना है, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाना है, तो मैंने कुछ ये अंदाज अपनाया। ब्रांच ऑफिस, इसका मतलब है ब्रांच ऑफिस की बुक्स। फिर मैंने लिखा हेड ऑफिस बुक्स। हेड ऑफिस बुक्स समझ में आ गया? फिर मैंने यहां पर लिखा एज पर बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और फिर मैंने यहां पर लिखा एज पर बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। सर ये आप क्या कर रहे हो, कुछ समझ सा नहीं आ रहा। हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए चिंता ना करें, मेरे को ही मालूम है कि तुम्हारी समझ में एकदम से नहीं आएगा। अब सबसे पहले तो बेटे मैंने यहाँ पर लिखा वन का मतलब नीचे जो ट्रांजैक्शन दी हुई है ना, पहली ट्रांजैक्शन, मैं अब उस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शन 1 में ये लिखा था कि एक चेक भेजा गया। किसने भेजा था चेक? ब्रांच ने। मैंने आपको बताया बिकॉज ब्रांच चेक भेज चुकी है, तो इसका मतलब ब्रांच तो अब इसकी एंट्री करेगी नहीं। एंट्री वो पार्टी करेगी जिसने अभी तक ये एंट्री नहीं करी है। तो ब्रांच ने तो चेक भेज दिया, तो ये एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, और हेड ऑफिस की बुक्स में आप एंट्री क्या लिखोगे? चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ऑफिस अकाउंट। यही एंट्री लिखोगे या नहीं लिखोगे? सर बिल्कुल लिखेंगे। 1000, तो तुमने हेड ऑफिस की बुक्स में ये एंट्री कर दी, 1000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आपने नोट करा एज पर बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस की बुक्स थी ना, उसमें जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस था। आपने नोट करा होगा डेबिट बैलेंस। हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच ऑफिस का बैलेंस है, एज पर हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच ऑफिस का बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था, और 1,29,860 का था। इसी तरीके से एज पर बुक्स ऑफ ब्रांच, ये ब्रांच की बुक्स हैं, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन जो क्रेडिट बैलेंस है वो 1,28,020 रुपये है। ये कहानी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। अब मैंने जब ये एंट्री करी, ये किसकी बुक्स में करी? हेड ऑफिस की बुक्स में करी है। अगर मैंने हेड ऑफिस की बुक्स में ये एंट्री करी तो कुछ हेड ऑफिस की बुक्स में कुछ हलचल मचेगी ना। तो हेड ऑफिस की बुक्स में अभी तक ब्रांच अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है। अब जब तुमने हेड ऑफिस की बुक्स में ये एंट्री करी तो तुमने देखा ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि इस एंट्री के करने से ये जो बैलेंस है ना 1,29,860, ये बैलेंस और क्रेडिट हो जाएगा। यानी अभी तो डेबिट था, अब ये क्रेडिट हो जाएगा 1,000 रुपये से, यानी कि अब ये बैलेंस कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि पहले डेबिट था अब ये क्रेडिट हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़े। अब इस क्वेश्चन में जो दूसरी एंट्री है उसका ताल्लुक क्या था? उसका ताल्लुक था कि कुछ ब्रांच के एसेट्स हैं, कुछ ब्रांच के एसेट्स हैं जिनकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही है, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं दिया गया। तो अब हेड ऑफिस क्या करेगा? पहले तो हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस को डेप्रिसिएशन देना तो पड़ेगा, और जब वो हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन देगा तो फिक्स्ड एसेट जो है वो कम हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? याद रखें, जो फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग हो रही है वो हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही है, तो फिक्स्ड एसेट को कम करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, इतना तो हमें मालूम है। तो इसलिए मैं 2 फिक्स्ड एसेट लिखूंगा। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, करेक्ट? तो हेड ऑफिस अपने फिक्स्ड एसेट को कम करेगा, अब उस पर डेप्रिसिएशन देना है, लेकिन इन एसेट को कम करना है तो डेप्रिसिएशन देने की जिम्मेदारी क्या हमारी है? जिम्मेदारी तो ब्रांच की है ना, क्योंकि ये ब्रांच के फिक्स्ड एसेट हैं। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? ब्रांच को डेबिट करेगा, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है हेड ऑफिस ब्रांच से रिकवर करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
या राइट्स है, समझ में आ गया। ब्रांच के पास फिक्स्ड एसेट है, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट जो हैं, हेड ऑफिस के पास फिक्स्ड एसेट है, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट जो है वो ब्रांच के, तो इन पे जब डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा तो वो डेप्रिसिएशन रिकवर करा जाएगा ब्रांच से, यानी कि उसका पैसा ब्रांच से रिकवर करा जाएगा। इसलिए हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ये एंट्री इसकी करेगा, ये ध्यान रखना है। और ये 250 से एंट्री एक तो हेड ऑफिस करेगा, नंबर 1। नंबर 2, ब्रांच भी इसकी एंट्री करेगी, ब्रांच भी इसकी एंट्री करेगी। अब ब्रांच क्या एंट्री करेगी, ब्रांच को डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो ब्रांच को बियर करना पड़ेगा, तो ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो जाएगा, इजंट इट और नॉट। और ये पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को देना है, तो ब्रांच जो है हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगी। इज इट क्लियर टू यू? 250 रुपीज से दोनों पार्टी ये एंट्री करेंगी, ध्यान ये रखना है, दोनों पार्टी ने एंट्री करी है। ये वो ट्रांजेक्शन नहीं है कि किसी एक पार्टी के बुक्स में एंट्री हुई और दूसरी में नहीं हुई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ गया? अब इस एंट्री के करने के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इसको भी ध्यान से नोट करना है। पहले तो आप ब्रांच के कॉलम को देखो। ब्रांच के कॉलम में आप देख रहे हो कि प्रॉफिट 250 से कम हो रहा है, नंबर 1। और दूसरा, हेड ऑफिस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हेड ऑफिस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नोट कर लिया आपने, हेड ऑफिस का क्रेडिट हो रहा है, राइट सर क्रेडिट कर। तो ये ब्रांच की बुक्स हैं, ये जो है ब्रांच की बुक्स हैं, करेक्ट। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पर तुमने क्रेडिट करा है तो यहां पर आप क्रेडिट लिख दो, क्रेडिट 250, क्योंकि ये बैलेंस 250 से बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अभी ये पीएनएल का क्या करेंगे वो मैं अभी बाद में बताता हूं। इसी तरीके से अब हेड ऑफिस की बुक्स में भी आपने ब्रांच को डेबिट करा है। हेड ऑफिस की बुक्स में आपने ब्रांच को डेबिट करा है कि नहीं करा? सर बिल्कुल करा है, डेबिट करा है। अब डेबिट करा है तो ये हेड ऑफिस की बुक्स में, और जो कि ओरिजिनल बैलेंस ब्रांच ऑफिस का डेबिट बैलेंस इतना है, जो कि ऑलरेडी उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो चुकी है क्रेडिट की, अब ये एक बार फिर से डेबिट हो रहा है, ब्रांच ऑफिस एक बार फिर से डेबिट हो रहा है, तो आप यहां पर 250 लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? इसी तरीके से अब तीसरी एंट्री को देखो। जो तीसरी एंट्री थी वो ये थी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को ये कहा कि भाई हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देनी है, अब 300 रुपये हम आपको चार्ज कर रहे हैं। तो पहले तो ब्रांच क्या करेगा, पहले तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच को डेबिट करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने ब्रांच से 300 रुपये अब रिकवर करने हैं, क्योंकि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हमने दी हैं उसके लिए आपको 300 रुपये जो है चार्ज करे जाएंगे। तो इसका मतलब हेड ऑफिस ब्रांच से 300 रुपीज़ रिसीव करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जब हेड ऑफिस ब्रांच से ये पैसे रिसीव करेगा तो हेड ऑफिस को ये फायदा है, तो हेड ऑफिस अपने पीएनएल को क्रेडिट कर देगा। इज इट क्लियर टू यू? अब यही चीज जब ब्रांच अपनी बुक्स में करेगी तो ब्रांच ने पैसे देने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के, तो ब्रांच का पीएनएल कम हो जाएगा 300 रुपये से, और ये पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को देना है, तो इसलिए हेड ऑफिस को क्रेडिट करा जाएगा। दोनों की बुक्स में इसकी भी एंट्री होगी। अब ध्यान ये रखना है, पहले एक को लो 1 by 1। पहले हम ब्रांच को ले रहे हैं। अब ब्रांच के कॉलम में आपने 2 हेड ऑफिस लिखा है, 300 ब्रांच के कॉलम में, इजंट इट? तो लास्ट कॉलम ये ब्रांच से रिलेटेड है, ब्रांच की बुक से, जहां हेड ऑफिस का अकाउंट पहले ही क्रेडिट हो चुका है 300 से, अब ये 250 से, अब ये और क्रेडिट हो रहा है, तुम देख रहे हो 300 रुपये से। यानी कि ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का जो बैलेंस था उसमें ये चेंजेस आते जा रहे हैं। ये पीएनएल का क्या करेंगे मैंने कहा मैं अभी फिर बाद में बताऊंगा। अभी इसी तरीके से हेड ऑफिस के कॉलम में आपने देखा ब्रांच का बैलेंस जो है डेबिट हो रहा है, तो आप यहां पर ये हेड ऑफिस की बुक्स में, ये हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस है, ये बुक्स ऑफ हेड ऑफिस है, करेक्ट। हेड ऑफिस की बुक्स में इस एंट्री में ब्रांच का बैलेंस फिर से डेबिट हो रहा है, तो आप यहां पर फिर से डेबिट लिख देंगे 300 रुपीज। इस तरीके से आपने मूव करना है। इसी तरीके से फिर एंट्री नंबर 4 क्या थी कि हमने मीन्स हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे थे। बिकॉज ये एंट्री हेड ऑफिस कर चुकी है तो हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री नहीं होगी, करेक्ट। ब्रांच की बुक्स में एंट्री होगी। ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री लिखेगी गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि हेड ऑफिस तो गुड्स भेज चुका है। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, 840 से ये एंट्री होगी।
तो 840 से आपने ये एंट्री कर दी। अब ये एंट्री आपने ब्रांच में करी है, तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट एक बार फिर से क्रेडिट हो गया। लीजिए जी 840 फिर से क्रेडिट हो गया। ओ माय गॉड, फिर से क्रेडिट हो गया। तो ऐसा करके अब तुम क्या करोगे, इनको टैली करोगे। जब मैं टैली करूंगा तो मैंने क्या नोट करा कि जो बैलेंस है, आप देखें जी, पहले ये डेबिट बैलेंस था 1,29,860। अब ये क्रेडिट हो रहा है तो मैं माइनस कर दूंगा, डेबिट हो रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा, डेबिट हो रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा। तो अब ये जो बैलेंस आ जाएगा, ये अभी भी डेबिट बैलेंस आ रहा है, लेकिन ये जो डेबिट बैलेंस अब आएगा 129410, ये बैलेंस आ जाएगा। यानी कि ब्रांच की बुक्स में अब हेड ऑफिस के बुक्स में अब ब्रांच का डेबिट बैलेंस 129410 का है। इसी तरीके से ब्रांच की बुक्स में अब हेड ऑफिस का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट ही आएगा, लेकिन कितना आएगा, लेट्स हैव अ लुक। पहले ये क्रेडिट बैलेंस था, यहां भी क्रेडिट, यहां भी क्रेडिट, यहां भी क्रेडिट, तो ये तीनों तुम इसमें ऐड करोगे। मैंने ऐड करके चेक तो नहीं करा, लेकिन आप चेक करके देखेंगे तो ये 129410 का ही बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से ये रिकंसाइल हो जाएंगे। पहला काम तो होता है रिकंसाइल करना। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब एक चीज मुझे आपको और समझानी है। वो चीज मुझे क्या समझानी है, स्टेप नंबर 2। जाहिर है कि अब मैं रिवाइज ट्रायल बैलेंस की बात करूंगा। रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस। अब जब आप रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, रिवाइज ट्रायल बैलेंस, देखिए जी, अलग अलग करके बनाना चाहते हैं तो अलग अलग करके बना लें। पहले हेड ऑफिस का कर लें, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। पहला आइटम देखेंगे आप, कैपिटल है, तो कैपिटल आपने लिख दी। अगर आपने रिवाइज ट्रायल बैलेंस ठीक से बना दिया तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दैट्स ऑल। अब जो बैलेंस था, अब की बार 3 लाख रुपए का बैलेंस है कैपिटल में। उसके बाद देखिए जी, पहले मैंने लायबिलिटी साइड के आइटम ले लिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हेड ऑफिस की बुक्स में जो क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो 14,660 है, 14,660 है। लेकिन 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 ये हेड ऑफिस का कॉलम है, करेक्ट, ये हेड ऑफिस का कॉलम है। इसको ध्यान से देखें। हेड ऑफिस के कॉलम में, या यहां पर ले जाता हूं मैं आपको, ये हेड ऑफिस का कॉलम है। हेड ऑफिस के कॉलम में जब आपने एंट्रीज करी तो एक एंट्री ऐसी थी जहां पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब जो हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये 300 रुपये से बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आया? यानी कि अब पीएनएल में इतना बैलेंस है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है वो 1,23,000 कितना था यार, 960 है क्या? हाँ 960। तो आपने क्रेडिटर्स का बैलेंस भी लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? पहले हेड ऑफिस के ही मैं आइटम्स को देख रहा हूँ। उसके अलावा ये तो अभी तक हमने लायबिलिटी साइड के आइटम देखे, अब आप एसेट साइड की तरफ आ जाएं। एसेट साइड के आइटम में एक तो फिक्स्ड एसेट है, तो 2,36,000 का फिक्स्ड एसेट जो है हेड ऑफिस का है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, जब आपने हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्रीज करी थी, ये हेड ऑफिस का कॉलम है, आप चेक करो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट कहीं क्रेडिट भी हुआ है। नोट करा आपने? राइट सर, यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 250। तो क्रेडिट हुआ है तो इसका मतलब ये जो बैलेंस है ये 250 रुपीज से कम हो जाएगा। इजंट इट और नॉट? इसका मतलब बैलेंस जो है 36,750, 2,35,750 आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर नेक्स्ट आइटम आपने नोट करा जो कि स्टॉक है। वैसे स्टॉक कितना है? स्टॉक का अमाउंट बता दें। 35,200 है, 35,200। और क्या था? डेटर्स था, तो डेटर्स लिख दें। डेटर्स का जहां तक सवाल है
17,820, उसके अलावा कैश जब आपने लिखा तो 19,740, और चेक इन ट्रांजिट 1,000 रुपीज। और अब जो ब्रांच अकाउंट का रिवाइज्ड बैलेंस है, जब आप यहां ब्रांच अकाउंट लिखेंगे तो रिवाइज्ड बैलेंस लिखेंगे 129,410, यानी कि जब आपने रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाया तो रिवाइज ट्रायल बैलेंस जो है वो अब मैच हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ये तुम्हारी लायबिलिटी साइड है और ये तुम्हारी एसेट साइड है। इज इट क्लियर टू यू? ये क्रेडिट के आइटम है। सॉरी, मैंने यहां पर एक सेकंड के लिए, ये क्रेडिट के आइटम है और ये डेबिट के आइटम है। लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेना चाहिए, जो ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं, करेक्ट, एक बार चेक कर लो। देखो, चेक इन ट्रांजिट तुमने एडजस्ट कर दिया, अभी तुमने लिख लिया। जो ब्रांच ऑफिस है वो तो एडजस्ट हो गया, फिक्स्ड एसेट एडजस्ट हो गया, पीएनएल एडजस्ट हो गया। जब आपको ये लगता है कि आपने सारी चीज़ें भी एडजस्ट कर ली, अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि आपने सब काम ठीक कर दिया है। इसी तरीके से बी, अब आप ब्रांच ऑफिस का रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाएं। ब्रांच ऑफिस रिवाइज ट्रायल बैलेंस। अब जब आप ब्रांच ऑफिस का रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट, लीजिए जी। अब जब मैं ब्रांच ऑफिस का बनाऊंगा तो ब्रांच में तो कैपिटल होने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले लायबिलिटी साइड के आइटम मैंने ले लिए। अब ब्रांच का जो पीएनएल था वो आपको याद होगा 3060 का था, करेक्ट। लेकिन अगर मैं ब्रांच के कॉलम को देखूं, ये ब्रांच का कॉलम है, करेक्ट। एक तो पीएनएल यहां पर डेबिट हो रहा है, फिर यहां पर डेबिट हो रहा है, दो जगह डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पीएनएल जो है ब्रांच का कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? -250 पीएनएल में क्रेडिट बैलेंस है होता है और डेबिट हो रहा है, तो जाहिर है कि ये कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो अब पीएनएल में ये बैलेंस है, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर जो भी नया बैलेंस आ रहा है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स भी आपने लिख दिया। अब जहाँ तक क्रेडिटर्स का सवाल है, दैट इज इक्वल टू 31,920, करेक्ट। उसके अलावा क्योंकि अब हेड ऑफिस में भी क्रेडिट बैलेंस बचेगा, ये भी तो लायबिलिटी साइड का ही आइटम है ना। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है। अब क्रेडिट बैलेंस में जो रिवाइज्ड बैलेंस आया था वो आप लिख देंगे 129410। तो इस तरह से ब्रांच की जहां तक क्रेडिट साइड के आइटम है वो तो हो गई फिनिश। अब आप एसेट साइड की तरफ आ जाएंगे, तो एसेट साइड में ब्रांच के जब आप लिखेंगे तो एक तो मैंने लिख दिया गुड्स इन ट्रांजिट। ब्रांच की बुक्स में अब गुड्स इन ट्रांजिट आ जाएगा 840, करेक्ट। उसके अलावा स्टॉक तो खैर है ही, स्टॉक आ जाएगा 20,740, 20,740 स्टॉक भी आ गया जी। उसके अलावा डेटर्स है, तो डेटर्स भी आप लिखेंगे और डेटर्स का जो बैलेंस है वो 24,840, तो वो भी आपने लिख दिया। डेटर्स के अलावा फिर कैश का बैलेंस है और कैश का बैलेंस 1420 का है, वो भी आपने लिखा। उसके अलावा कुछ और नहीं था, तो इसको अब आप टैली कर देंगे, तो टैली कर करके ये दोनों साइड अपने आप टैली आ जाएंगे आपके रिवाइज। अच्छा, चेक एक बार जरूर कर लेना चाहिए कि आपने ब्रांच की बुक्स में जो एंट्रीज करी हैं, ये एंट्रीज आपने ब्रांच की बुक्स में करी हैं, तो चेक कर लिया, पीएनएल हो गया, ये तो खैर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है हेड ऑफिस का अकाउंट, पीएनएल हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट भी हमने एडजस्ट कर ली है, करेक्ट। तो अब ये हमारे रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनके तैयार हो गए। बस अब हमने कुछ नहीं करना, ये क्रेडिट साइड को मिला के लिख देना है, डेबिट साइड को मिला करके लिख देना है, डेट्स ऑल, और कुछ है ही नहीं। अब हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का काम बड़ी आसानी से और बहुत तेज रफ्तार से हो सकता है। बस यहां तक जो देर लगती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो फिक्स्ड एसेट
जो फिक्स्ड एसेट हैं हेड ऑफिस के जो हैं वो 2,35,250 माइनस करने के बाद हेड ऑफिस के जो अब फिक्स्ड एसेट हैं वो इतने हो जाएंगे। उसमें आप ब्रांच के फिक्स्ड एसेट 1,16,000 ऐड कर देंगे, तो जो भी अब ये बैलेंस आ जाएगा उसको आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह से एसेट जो हो गए फिक्स्ड एसेट 351,750 के आपके आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? राइट सर। फिक्स्ड एसेट के बाद इसी तरीके से आप अगला आइटम स्टॉक को लिखेंगे। अब जहां तक स्टॉक का सवाल है 35,200 तो हेड ऑफिस का है। ब्रांच का जो स्टॉक है वो 20,740 है। आपको याद होगा मैंने एक चीज कही थी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आप गुड्स इन ट्रांजिट जो है ऐड करके दिखा देना स्टॉक के साथ। अलग से भी दिखा सकते हैं लेकिन इनके साथ आप दिखाओगे मिला करके तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 56,780 आपका टोटल आ जाएगा। इसी तरह से स्टॉक के बाद फिर आप लिखेंगे डेटर्स। अब जहां तक डेटर्स का सवाल है हेड ऑफिस का 17,820 और इनके कितने थे भाई मैं भूल गया, जरा बताना। 24,008 समथिंग कुछ है, 24,840 हैं। राइट, थैंक यू। टोटल भी बता दो यार, फ्लो टूट जाते हैं ना कई बार। 42,660 बताए गए। उसके अलावा कैश है। अब कैश जो है क्या हो गया है, मैं तो सारे आइटम भूल गया हूँ, कितना याद ही नहीं आ रहा है। 19,740 मुझे तो बड़ा प्राउड रहता है कि मुझे आइटम याद रहते हैं, याद ही नहीं आ रहे हैं। कभी बताना, मैंने कहा ना फ्लो टूट जाता है कई बार। तो 1420। कोई चेक इन ट्रांजिट भी है सर? कितना है? 1,000। तो चेक इन ट्रांजिट ऐड करना मत भूलना। चेक इन ट्रांजिट वो कैश के साथ ही ऐड करके दिखा देने चाहिए। 22,160। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ तक तो आपकी एसेट साइड है और उसके अलावा फिर अब आपकी लायबिलिटी साइड स्टार्ट हो जाएगी। तो लायबिलिटी साइड में मैंने पहले कैपिटल लिख दिया। कैपिटल तो खैर एक ही पार्टी की हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की, हेड ऑफिस की 3 लाख। उसके बाद फिर हमने पीएनएल लिखा। अब पीएनएल ध्यान ये रखना कि हेड ऑफिस का पीएनएल अकाउंट में जो बैलेंस है वो 14,960 का हो जाएगा। जो हमने ये प्लस माइनस करे थे ना रिवाइज ट्रायल बैलेंस में, ये 14,660 प्लस 300 जब मैं करूंगा तो ये 14,960 आ जाएगा। इसी तरह से इसका जब हम करेंगे जो भी बैलेंस आ जाएगा वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है 2510। ब्रांच का जो बैलेंस अब पीएनएल में है वो 2510 का बैलेंस है। तो 17,470 आउटर कॉलम में आप लिख देंगे। उसके अलावा क्रेडिटर्स हैं। अब जहां तक क्रेडिटर्स का सवाल है तो क्रेडिटर्स जो हैं हेड ऑफिस के 123,960 के हैं और ब्रांच के जो हैं वो 31,920 के हैं। तो इनको मिला करके आप आउटर कॉलम में लिख देंगे तो 1,55,800 कितना 880 आना चाहिए, 880। तो इस तरीके से आपकी लायबिलिटी साइड के आइटम भी जो हैं कॉम्प्रिहेंसिवली हमने यहाँ पर लिख दिए। इज इट क्लियर टू यू? मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर आपसे इनकॉर्पोरेशन एंट्री पूछी जाए तो अब आप खुद ही इनकॉर्पोरेशन एंट्री बना सकते हो। इनकॉर्पोरेशन एंट्री अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे बनाओगे? ब्रांच के आइटम को हेड ऑफिस की बुक्स में लाना है। जितने भी एसेट हैं गुड्स इन ट्रांजिट, पहले तो फिक्स्ड एसेट से स्टार्ट करो। कहाँ पर है? ब्रांच के हमने फिक्स्ड एसेट लिखे नहीं है क्या? अरे ब्रांच के फिक्स्ड एसेट तो लिखे ही नहीं, वो लिख लेना। तुमने बताया भी नहीं, लगता है तुमने टोटल ही नहीं करा। फिक्स्ड एसेट भी तो हैं ब्रांच के 1,16,000 बाबा, 1,16,000। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ये मेरी पहली एंट्री होगी। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ लायबिलिटी, एक ही आइटम है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ पीएनएल तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2510। ये जो नेट बैलेंस आ जाएगा 2510, ये आपकी एंट्रीज
करी जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तुमसे इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज तक पूछ सकते हैं। तो ठीक है, इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है और ऑलमोस्ट ये टॉपिक भी अब ख़त्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें वो एंट्री बेस्ड, उस पर हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे और एक इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट का टॉपिक भी उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फाइनली फिर फॉरेन ब्रांचेस का टॉपिक इसमें बच जाएगा। लॉन्ग चैप्टर है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली कराना पड़ता है, मैंने पहले ही कहा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है।